नमस्कार, डीडी न्यूज के इस विशेष समाचार प्रसारण में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आंचल गुलाटी कुंबर, मेरे साथ है मेरे सहयोगी शरद। तो आइए सबसे पहले रुख कर लेते हैं सुर्खियों का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया का अपना सफल दौरा संपन्न कर स्वदेश लौटे। बाली में भारत को मिली G20 की अध्यक्षता। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति जोको विडोडो ने पीएम मोदी को सौंपा G20 समूह का नेतृत्व। प्रधानमंत्री ने कहा, भारत की G20 अध्यक्षता होगी समावेशी और महत्वाकांक्षी। बाली में G20 सम्मेलन के बाद जारी घोषणा पत्र में भारत को मिली बड़ी राजनयिक सफलता। आज का दौर युद्ध का नहीं वाले पीएम के बयान को प्रमुखता से मिली जगह। सदस्य देशों ने वैश्विक खाद्य सुरक्षा के सामने पैदा चुनौती पर जाहिर की चिंता। गुजरात में चुनावी सरगर्मियां चरम पर। दूसरे चरण के मतदान के लिए नामांकन पत्र दाखिल करने का आज अंतिम दिन। वहीं पहले चरण के मतदान के लिए उम्मीदवारों के नाम की वापसी की भी आज आखिरी तारीख। 182 सदस्यीय विधानसभा के लिए आगामी 1 और 5 दिसंबर को 2 चरणों में होगी वोटिंग। वाराणसी में आज से 1 महीने तक चलने वाले काशी तमिल संगम की शुरुआत। तमिलनाडु के सभी जिलों से करीब 250 प्रतिनिधि आएंगे काशी। कार्यक्रम के जरिए काशी और तमिलनाडु के बीच सदियों पुराने ज्ञान, विज्ञान और सांस्कृतिक संबंध को और अधिक मजबूत करना है मकसद। वाराणसी की एक अदालत ज्ञानवापी मस्जिद परिसर के अंदर पाए गए शिवलिंग की पूजा की अनुमति देने वाली मांग वाली याचिका पर आज सुना सकती है फैसला। और खेल की खबरों में एशियन एयरगन चैंपियनशिप में भारतीय शूटर्स का शानदार प्रदर्शन जारी। बुधवार को जूनियर और सीनियर कैटेगरी में भारत ने 4 गोल्ड सहित 5 पदक किए अपने नाम। और आइए अब जान लेते हैं इन सभी खबरों को विस्तार के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया का अपना सफल दौरा संपन्न कर स्वदेश लौट आए। अपने इस दौरे के दौरान पीएम मोदी ने बाली में आयोजित G20 सम्मेलन में हिस्सा लिया। उन्होंने कई देशों के नेताओं से द्विपक्षीय मुलाकातें की। G20 समूह की अगली बैठक 2023 में भारत में होगी। आगामी 1 दिसंबर को भारत आधिकारिक रूप से कार्यभार संभाल लेगा। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति जोको विडोडो ने भारत को G20 की अध्यक्षता सौंपी। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत की अध्यक्षता में G20 वैश्विक बदलाव में उत्प्रेरक की भूमिका निभाएगा। खबर गुजरात से, जहां दूसरे चरण के मतदान के लिए नामांकन पत्र दाखिल करने का आज अंतिम दिन। दूसरे चरण में 93 सीटों पर 5 दिसंबर को मतदान होगा। वहीं राज्य में पहले चरण के प्रत्याशियों की संख्या भी आज तय हो जाएगी। पहले चरण के मतदान के लिए उम्मीदवारों की नाम वापसी का आज अंतिम दिन। राज्य के 182 विधानसभा सीटों में से पहले चरण में 89 सीटों पर 1 दिसंबर को वोट डाले जाएंगे। नामांकन पत्रों की जांच के बाद यहां फिलहाल 999 उम्मीदवार शेष बचे हैं। इस बीच भाजपा ने कल 3 और उम्मीदवारों की एक सूची जारी की। पार्टी अब तक गुजरात के बड़ौदा जिले के माजलपुर सीट को छोड़कर 181 विधानसभा पर अपने उम्मीदवार घोषित कर चुकी है। वाराणसी में आज से काशी तमिल संगम की शुरुआत होगी। काशी और तमिलनाडु के बीच सदियों पुराने ज्ञान और प्राचीन सभ्यतागत जुड़ाव को फिर से तलाशने के लिए 16 दिसंबर तक इस कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। कार्यक्रम में भारतीय संस्कृति की 2 प्राचीन अभिव्यक्तियों के विभिन्न पहलुओं पर सेमिनार आयोजित किए जाएंगे, जिसमें आपसी जुड़ाव और साझा मूल्यों को सामने लाने पर
ध्यान केंद्रित किया जाएगा। आज़ादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत आयोजित इस कार्यक्रम का उद्देश्य एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना को बढ़ाना है। वहीं ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी मामले पर वाराणसी की डिवीजन फास्ट ट्रैक कोर्ट में आज सुनवाई होगी। हिंदू पक्ष की तरफ से दायर याचिका में ज्ञानवापी परिसर हिंदुओं को सौंपने, शिवलिंग की पूजा करने और मुस्लिमों का प्रवेश वर्जित करने की मांग की गई। इस मामले में बीते 15 अक्टूबर को ही अदालत में दोनों पक्षों की दलीलें पूरी हो गई। फास्ट ट्रैक कोर्ट इस मामले पर यह तय करेगा कि ये मुकदमा सुनवाई योग्य है भी या नहीं। इससे पहले 8 नवंबर और 14 नवंबर को मामले पर आदेश आना था, लेकिन पीठासीन अधिकारी के अवकाश पर होने के कारण आगे सुनवाई नहीं हो पाई। और अब वक्त हो चला है डीडी प्रीमियर्स का। नमस्कार, डीडी प्रीमियर्स देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं शहला निगार। अपने इस खास प्रोग्राम में हम बात करते हैं दूरदर्शन के विभिन्न नेटवर्क्स पर प्रसारित होने वाले शानदार धारावाहिकों की। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं धारावाहिक पम्मी ब्यूटी पार्लर की। इस धारावाहिक में आज आपको देखने को मिलेगा कि साहू जी की पत्नी को पम्मी के नए वकील के बारे में जानने की कुलबुलाहट हो रही है। उधर मोहल्ले वाले भी पम्मी को निर्दोष साबित करने की मांग कर रहे हैं और वो समझ रहे हैं कि पम्मी निर्दोष है। अरे भैया, कभी कभी मासूम से दिखने वाले लोग भी बड़े बड़े कांड कर जाते हैं। करते होंगे साहब, लेकिन पम्मी बहन जी ऐसा कभी नहीं करते। आप उन्हें नहीं जानते ना, शायद इसीलिए उनके बारे में ऐसी बातें कर रहे हैं। नामुमकिन चीज है ये कि साहू जी से हम ये पता कर लें कि उसका वकील कौन है। तो उनके ऊपर ना उस पम्मी ने पता नहीं कैसा काला जादू कर दिया है। वो एक नंबर की चंट औरत है, हम उसकी बातों पर विश्वास नहीं करते। गायत्री जी, सेल नंबर 3 पम्मी साहू। तो अब आगे क्या होगा पम्मी के साथ, जानने के लिए देखिए धारावाहिक पम्मी ब्यूटी पार्लर सोमवार से रविवार शाम 5:30 बजे डीडी नेशनल पर। और धारावाहिक मॉडल्स में आज आपको देखने को मिलेगा कि जूलिया के कामों से प्रभावित होकर जेके ने जूलिया को समंदर के किनारे फ्लैट देने का फैसला किया है। उधर जूलिया की सहेली जूलिया को सलाह दे रही है कि वो लोगों के बारे में ना सोचे। लोगों की परवाह करना छोड़ दे, जिंदगी आसान हो जाएगी। अब क्या सोच रही है? यही कि पहले मूवी देखते फिर आइसक्रीम खाते। चल, तुम्हें एक नया वेल फर्निश्ड फ्लैट मिला है जेके की तरफ से, सी साइड जुहू में। तुम जब चाहो वहां शिफ्ट हो सकती हो। ड्राइवर और गाड़ी भी तुम्हें जल्द मिल जाएगा। थैंक यू सो मच मैम। कैसी लग रही हूँ मैं? बहुत प्यारी लग रही हो। नाइस, लुकिंग ब्यूटीफुल। थैंक यू। तो अब आगे क्या होगा जूलिया के साथ, जानने के लिए देखिए धारावाहिक मॉडल्स सोमवार से शुक्रवार रात 8 बजे डीडी नेशनल पर। तो दूरदर्शन के विभिन्न नेटवर्क्स पर प्रसारित होने वाले इन शानदार धारावाहिकों का आप उठाते रहिए आनंद। हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार। रुक करते हैं कुछ खबरों का। श्रद्धा हत्या मामले में दिल्ली पुलिस आज आरोपी आफ्ताब अमीन पूनावाला को साकेत कोर्ट में पेश करेगी। इससे पहले दिल्ली पुलिस ने अदालत से आफ्ताब के नार्को टेस्ट कराने की इजाज़त मांगी थी, जिसे कोर्ट ने मंजूर कर लिया। पुलिस सूत्रों का कहना है कि आफ्ताब जांच भटकाने की कोशिश कर रहा है। ऐसे में नार्को टेस्ट से कई राज सामने लाने की मदद मिल सकती है। वहीं दूसरी तरफ दिल्ली पुलिस की टीम ने आरोपी आफ्ताब के छतरपुर स्थित आवास पर सुरागों की तलाश करने के साथ मेहरौली के जंगलों में भी सबूतों की तलाश जारी रखी हुई है। खबर हिमाचल प्रदेश से, जहां के कुल्लू और मंडी जिले में बुधवार रात भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। फिलहाल किसी भी तरह के जानमाल के नुकसान की कोई खबर नहीं। राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र के मुताबिक भूकंप रात 9:21 पर आया। रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 4.1 मापी गई। भूकंप का केंद्र मंडी से 27 किलोमीटर उत्तर पश्चिम में जमीन से 5 किलोमीटर की गहराई में था।
नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने कहा कि अब विमान यात्रा के दौरान मास्क लगाना अनिवार्य नहीं, लेकिन कोरोना संक्रमण में कमी के बावजूद यात्रियों को इसका उपयोग करना चाहिए। मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि अब विमान यात्रा के दौरान उद्घोषणाओं में केवल ये उल्लेख होगा कि कोविड संक्रमण की आशंका को देखते हुए यात्रियों को मास्क का उपयोग करना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं करने पर किसी प्रकार के जुर्माने या दंडात्मक कार्रवाई का उल्लेख उद्घोषणा में नहीं होगा। रुक करते कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरों का। अमेरिका और उसके सहयोगियों ने कल संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में यूक्रेन पर मिसाइल हमलों को लेकर रूस की आलोचना की। पोलैंड में मिसाइल गिरने के बाद बाइडेन ने G7 देशों और नाटो के सदस्य देशों की आपात बैठक बुलाई, जिसमें नाटो और पोलैंड ने कहा कि पोलैंड पर गिरी मिसाइल रूसी नहीं बल्कि यूक्रेनी है। कहा गया कि यूक्रेन के एयर डिफेंस सिस्टम ने रूस की मिसाइल को नष्ट करने के लिए इसे दागा था, लेकिन इस घटना की जिम्मेदारी रूस की है, क्योंकि लगातार यूक्रेन पर हमले कर उसे जवाब देने पर रूस ही मजबूर कर रहा है। वहीं यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की ने पोलैंड पर दागी गई मिसाइल को रूसी बताया। वहीं स्पेनिश प्रधानमंत्री पेड्रो सांचेज ने कहा कि इंडोनेशिया में G20 शिखर सम्मेलन के दौरान भी रूस ने यूक्रेन पर हमले जारी रखे। हालांकि पेड्रो ने कहा कि पोलैंड में हुए मिसाइल गिरने की जांच के नतीजे आने तक ये कहना मुश्किल है कि ये मिसाइल किसने दागी। G20 शिखर सम्मेलन के समापन के बाद पेड्रो ने खाद्य और ऊर्जा बाजारों में जो संकट है उसके लिए भी रूस को ही जिम्मेदार ठहराया। और अब रुक करते हैं खेल की खबरों का। भारतीय पिस्टल निशानेबाजों ने कोरिया के डेगू में 15वीं एशियाई एयरगन चैंपियनशिप में अपना स्वर्णिम प्रदर्शन जारी रखते हुए बुधवार को प्रतियोगिता के दूसरे दिन दांव पर लगे 4 स्वर्ण पदक जीत लिए। प्रतियोगिता में अभी 2 दिन और बाकी हैं और भारत 21 स्वर्ण पदक जीत चुका है। दिन की पहली पदक स्पर्धा के लिए ऑल इंडिया फाइनल में रिदम सांगवान ने पलक को 16-8 से हराकर साल का अपना दूसरा अंतर्राष्ट्रीय स्वर्ण पदक जीत लिया। रिदम ने विश्व कप के कायरा चरण के दौरान भी स्पर्धा का स्वर्ण जीता था। एक अन्य ऑल इंडिया फाइनल में मनु भाकर ने 10 मीटर एयर पिस्टल महिला जूनियर स्पर्धा में ईशा सिंह को करीबी मुकाबले में 17-15 से हराकर स्वर्ण पदक पर कब्जा जमाया। वहीं पुरुष 10 मीटर एयर पिस्टल टीम स्पर्धा के फाइनल में शिव नरवाल, नवीन और विजयवीर सिद्धू की तिकड़ी ने ली डैमयुंग, मोक जिन मुन और पार्क डेहुन की कोरिया की टीम को 16-14 से शिकस्त दी। जूनियर पुरुष स्वर्ण में भी सागर डांगी, सम्राट राणा और वरुण तोमर की भारतीय टीम ने बाजी मारी। भारतीय तिकड़ी ने मोहम्मद खमलोव, नूरुद्दीन नूरीदिनोव और इल्खोम्बेक ओबिदिजनोव को 10 मीटर एयर पिस्टल में जो पुरुष जूनियर स्पर्धा है उसके फाइनल में एक तरफा मुकाबले में 16-2 से हरा दिया। और फिलहाल इस विशेष समाचार प्रसारण में बस इतना ही। मुझे और शरद को दीजिए इजाजत। नमस्कार।